वेलकम टू योर ओन चैनल अ रोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल में। आर्य के मूल देश का जो एक वीडियो मैं पहले बनाया हूं पार्ट 1, उसी के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। अब तक विभिन्न विद्वानों के मतों को मैं बताया हूं। अब आज कुछ और जो विद्वान हैं उनके क्या मत हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। आर्यों के मूल निवास स्थान और आर्यों के आक्रमण के संबंध में बहुत सारे जो थियरी दिए गए हैं उनमें एक थियरी डीएनए थियरी भी है। डीएनए पर कुछ काम किए गए हैं और एक प्रोजेक्ट आया जिसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन उस प्रोजेक्ट के जो अध्यक्ष थे वो डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति बसंत सिंधे जी थे और लखनऊ के बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान के नीरज राय जी भी थे। इन लोगों ने कुछ निष्कर्ष निकाला है, खास करके 2015-16 में राखी गढ़ी से जो हरियाणा में है 40 कंकाल मिले हैं। उसमें से बहुत सारे कंकाल तो ऐसे हैं जो मौसम की वजह से या अन्य परिस्थितियों की वजह से उतने कारगर नहीं है, लेकिन एक कंकाल जो एक महिला की कंकाल है उसका डीएनए परीक्षण किया गया और उसके डीएनए परीक्षण को मध्य एशिया के बहुत सारे डीएनए परीक्षण से मिलान की गई तो ये पाया गया कि उस महिला का डीएनए जो है वो मध्य एशिया के लोगों के डीएनए से नहीं मिलता है, जबकि उसी तरह के डीएनए भारत में कश्मीर से, अंडमान से और बहुत जगहों से के लोगों से मिलता जुलता है। इस आधार पर इस प्रोजेक्ट के जो अध्यक्ष थे बसंत सिंधे जी, उनका कहना था कि भारत में जो आर्य थे वो यहीं के मूल निवासी थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे, क्योंकि बाहर के मध्य एशिया के लोगों से उनका डीएनए मिलान नहीं होता है। डॉक्टर नीरज राय जी का ये भी कहना है कि डीएनए में डाइवर्सिटी होती है और जहाँ डीएनए की डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है उस क्षेत्र से लोग कम डाइवर्सिटी वाले क्षेत्र में जाते हैं और उनके अनुसार जो राखी गढ़ी से डीएनए पाया गया उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा थी मध्य एशिया के तुलना में। तो मध्य एशिया के लोग यहाँ नहीं आए होंगे, बल्कि ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले क्षेत्र अर्थात राखी गढ़ी या भारत के लोग वहाँ गए होंगे। तो ये बतलाता है कि आर्य वहाँ से यहाँ नहीं आए थे, बल्कि यहाँ के मूल निवासी। नीरज राय कहते हैं कि हमारे पास जीनोम के वाई गुणसूत्र के कवरेज ज़्यादा नहीं है और जो हैं कब मिले हैं जीनोम उनमें वो कहते हैं कि वो माइटोकॉन्ड्रिया और ऑटोसोलम डीएनए से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, ज़्यादा डाटा प्राप्त करते हैं। उनके अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मातृवंश को दर्शाता है और ऑटोसोलम जो है वो माता पिता के विरासत के आनुवंशिकी को दर्शाता है। तो इस तरह से उन लोगों ने टेस्ट किया था। बसंत सिंधे जी एक प्रेस वार्ता में भी कहते हैं कि जो डाटा हमारे पास मौजूद है उस डाटा के आधार पर आर्यों की जो आक्रमण थियरी है उसको खारिज किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। और जो यहाँ इंडस वैली के लोग थे वही दरअसल पूर्व वैदिक लोग थे। हालांकि आनुवंशिकीविद राजीव खान बसंत सिंधे जी के इस आर्गुमेंट से या इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक विद्वान हैं डेविड रेक, 2018 में एक लेख छपी जिसको 92 विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों ने मिलकर जारी किया था। इनका कहना है कि भारत में 2 मौकों पर बहुत बृहद पैमाने पर प्रवास हुआ बाहर से। उनका कहना है कि पहला प्रवास करीब 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ जो दक्षिणी ईरान के जेग्रोस नामक स्थान से हुआ था और वो लोग खेतिहर और पशुपालक थे। तो पहला प्रवास वो इस समय बताते हैं और दूसरा प्रवास कहते हैं कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ होगा और जो यही लोग थे वही आकर यहाँ बस गए और शायद वही आर्य थे।
तो इस तरह की थियरी विद्वान देते हैं, लेकिन जो डीएनए थियरी है उसके आधार पर बहुत सारे चीज़ों को प्रूव करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारे चीज़ें सामने आ भी रही हैं। अभी और भी उसमें रिसर्च की आवश्यकता है और रिसर्च हो भी रही है। और इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। तो डीएनए थियरी को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि इसमें और भी रिसर्च की जाए। इनके अलावा और भी जो विद्वान हैं उनके मत को मैं यहाँ अभिव्यक्त करूँगा। और मेरा विभिन्न विद्वानों के प्रति या विभिन्न विद्वानों का जो मत व्यक्त करने का एक उद्देश्य है वो ये है कि जो भी विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं को देते हैं, उन्हें हर विद्वान के मत की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब वो अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो उनमें विभिन्न विद्वानों के मतों को लिखने के बाद उनका आंसर जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। एक हैं एडवर्ड मेयर। उनका मानना है कि आर्य बेसिकली पामीर के पाठार में निवास करते थे। वही उनका मूल स्थान था, मूल देश था। और वहीं से एक शाखा उनकी पूर्व में भारत की ओर और पश्चिम में मेसोपोटामिया की तरफ गई। एक दूसरे हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, ब्रैंडस्टीन का कहना है कि आर्य का मूल निवास स्थान वह जगह होगा जहां पर्वत होगी, घास के मैदान होंगे। और इस तरह वो बताते हैं कि यूराल पर्वत के पास जो किर्गिज के स्टेप्स के घास के मैदान हैं, वहीं मूलतः आर्य निवास करते होंगे और वहीं से उनकी कई शाखाएं विभिन्न जगहों पर गई। कुछ भारत की तरफ आई, कुछ ईरान की तरफ गई। तो इस तरह से इनका मत बिल्कुल दूसरों से अलग है। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो यूरोसेंट्रिक सोच के हैं और वो हर चीज़ मानते हैं कि यूरोप ही हर चीज़ का जन्मदाता है या यूरोप ही स्रोत है। और वो ये बात प्रूव करना चाहते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो यूरोप ही था। और ये प्रूफ करने के लिए वो भारोपीय भाषाओं का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि भारोपीय भाषाओं को बोलने वाले लोगों की जनसंख्या जहाँ सबसे अधिक है वही आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। और उनके अनुसार यूरोप ही वो स्थान है जहाँ भारोपीय भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। एक और भी तर्क दिया जाता है कि भारोपीय भाषा का जो सबसे अपरिष्कृत लैंग्वेज है लिथुनी। तो लिथुनी बोलने वाले लोग जहाँ रहते होंगे अर्थात लिथुनिया या उसके आसपास का क्षेत्र, वहीं मूल निवास स्थान रहा होगा आर्यों का। लेकिन एक बात यहाँ सोचने वाली है कि किसी भाषा के सिर्फ अपरिष्कृत होने का मतलब ये नहीं है कि वो सबसे प्राचीन भाषा है या वो कोई अलग भाषा है। ये भी हो सकता है कि इस लिथुनी भाषा को बोलने वाले लोग परंपरावादी, परंपरागत रहे होंगे और उन्होंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो सिर्फ इस तर्क के आधार पर कि लिथुनी सबसे अपरिष्कृत भाषा है या भारोपीय भाषाएं सबसे ज़्यादा जहाँ बोली जाती है, जहाँ सबसे बड़ी जनसंख्या है भारोपीय भाषाओं के बोलने वालों की, उसको मूल निवास स्थान बताना कोई बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। एक दूसरे विद्वान है पी गाइल्स। वो भारोपीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और वनस्पतियों और पशुओं का जो उल्लेख है उसके आधार पर आर्यों के मूल निवास स्थान या देश को निर्धारित करते हैं। उनका कहना है कि समुद्र की चर्चा नहीं हुई है, अर्थात समुद्र के आसपास तो उनका मूल निवास स्थान नहीं रहा होगा। आर्यों के ग्रंथों में पर्वतों का, झीलों का
झीलों की चर्चा है। तो ऐसा प्रदेश जहां ये झील होंगे, पर्वत होंगे, नदियां होंगी, वही रहा होगा। फिर वो फसलों के आधार पर भी कुछ आइडिया निकालते हैं। कहते हैं कि गेहूं और जौ मुख्य फसल था, बांस और बेत की जानकारी उनको थी, जानवरों में बैल, भेड़, घोड़ा, हिरन, गाय इत्यादि से वो परिचित थे, लेकिन बाघ के बारे में वो नहीं जानते थे। हाथी उनके लिए कौतूहल का विषय था। तो उनके अनुसार इस तरह के वनस्पति और इस तरह के जीव जंतु या जानवर जहां पाए जाते होंगे, वही उनका मूल निवास स्थान रहा होगा। और इस आधार पर वो एक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हंगरी, ऑस्ट्रिया और बोहेमिया आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा, और वहीं से आर्य एशिया माइनर होते हुए भारत आए होंगे। किंतु सिर्फ वनस्पति और पशु के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना बहुत सटीक या उचित नहीं लगता। इस पर प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। हो सकता है कि किसी अन्य प्रदेश में भी ये पशु पाए जाते होंगे, ऐसी फसलें होती होगी। अगर हम तहकीकात करें तो वैसे जगह और भी मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आज जिस तरह की प्रकृति और वातावरण उन प्रदेशों की है, बोहेमिया की, ऑस्ट्रिया की, हंगरी की, आवश्यक नहीं है कि जब आर्य रह रहे होंगे उस समय भी उसी तरह की प्रकृति और वातावरण रही होगी। तो ये वनस्पति और प्रकृति और इन जानवरों के उपलब्धता के आधार पर यह निर्धारित करना कि आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी, बोहेमिया, ऑस्ट्रिया रहा होगा, यह बहुत सटीक नहीं लगता है। और कुछ विद्वान तो भूरे बालों के आधार पर भी आर्यों का मूल निवास स्थान निर्धारित करने लगे। उनका कहना है कि जर्मन लोगों के भूरे बाल होते हैं। साथ ही कुछ मृदभांड भी ऐसे मिले हैं जो आर्य संस्कृति से मिलते जुलते हैं। तो भूरे बाल के आधार पर, मृदभांडों के आधार पर, कुछ शारीरिक संरचना के आधार पर कुछ विद्वान जर्मनी को, स्कैंडिनेविया को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। लेकिन अगर पतंजलि के महाभाष्य को हम पढ़ें तो पतंजलि ने ब्राह्मणों के भूरे बाल की चर्चा की है। उनके अनुसार ब्राह्मणों के भूरे बाल होते थे। तो अगर हम उन विद्वानों के इस तर्क को माने कि भूरे बाल वाले थे इसलिए वो जर्मन थे या स्कैंडिनेवियन थे, तो फिर पतंजलि के तर्क को भी मानना पड़ेगा कि ब्राह्मणों के भूरे बाल होते थे। और पतंजलि के तर्क के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत ही आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। एक और विद्वान है नेहरिंग, जो यूक्रेन के क्षेत्र त्रिपोलजी से कुछ प्राचीन मृदभांडों को प्राप्त करते हैं, जो 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का है और आर्यों के मृदभांडों से मिलती जुलती है। इस आधार पर वो यूक्रेन के त्रिपोलजे को या पूरे यूक्रेन को हम कहें, वो आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि सिर्फ मृदभांड में ही एक समानता है। विभिन्न वनस्पतियों, प्रकृति या भाषा के आधार पर कोई और दूसरा प्रमाण नहीं मिलता है उस क्षेत्र से। तो इस तर्क को हम खारिज कर सकते। एक अन्य विद्वान है पोकोर्नी, जो रूस के वेजर और वेस्चुला बीच नदी के बीच का जो स्थान है उसको आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। तो विभिन्न स्कॉलर, इतिहासकार कुछ कुछ समानताओं के आधार पर आर्यों के मूल निवास स्थान को निर्धारित करने का प्रयास किया है। आर्यों के मूल निवास स्थान
कि पहेली अभी तक कुछ अनसुलझी बनी हुई है। बहुत सारे विद्वान तो अब इस बात को प्रूफ करने पर लगे हुए हैं और बहुत सारे उसके फैक्ट भी मिले हैं कि आर्य भारत के ही जो पहले की संस्कृतियां थी उसी से उभरे थे। सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति, कब्रिस्तान एज की संस्कृति, झूकर संस्कृति, मध्य भारतीय ताम्र पाषाण संस्कृति, फिर ताम्र संचय संस्कृति, धूसर मृद भांड प्रयोग करने वाली संस्कृति, इन्हीं संस्कृतियों से उभर कर आर्य संस्कृति भारत आई। और इस तर्क के हिसाब से या इस इवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से या इस डेवलपमेंट थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें तो आर्यों का मूल निवास स्थान भारत ही माना जाना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के जो भी चीजें मिलती हैं, अब उनको आर्य संस्कृति से भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रकार आर्यों का मूल निवास स्थान भारत को निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है। और अधिकांश जो पुरातत्वविद हैं वो ये मानने को ये पक्ष दे रहे हैं या ये बात कर रहे हैं कि जो चित्रित धूसर भांड संस्कृति थी उसी से आर्य संस्कृति उभरी है, आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे। हालांकि ये पूरा जो डिबेट है वो अभी भी अनसुलझा है, क्योंकि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आर्य बाहर से आए और उनकी वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो अगर इस तर्क को हम मान ले तब तो निश्चित ही आर्य भारत से आए थे और उनके आने के बाद जो यहाँ की संस्कृति थी उसका पतन हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ ये आर्यन इन्वेजन की जो थियरी है जिस पर मैं खुद भी वीडियो बनाया हूं, अभी भी डिबेट है उस पर। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जिसके आधार पर ये मानना पूरी तरह से संभव नहीं है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। तो फिर अगर हम कुछ समानता के सूत्र तलाशने की कोशिश करें तो कुछ समानताएं मिल सकती है। प्राचीन काल के जो भी संस्कृतियां हैं उसमें बहुत सारी चीजें अनिश्चित है, अनिश्चितता के आधार पर वो है, वो सिर्फ अज्यूम किया जाता है और जो भी एक्सकेवेशन से चीजें मिलती हैं उनसे हम अनुमान लगाते हैं। और जो एक अंतर बताया जा रहा था सिंधु घाटी सभ्यता में और आर्यों की सभ्यता में, धीरे धीरे कुछ चीजें एकता के सूत्र में हमको बनते हुए मिल रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आर्य संस्कृति में अग्निवेदिका, चावल, घोड़े का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में पहले वो नहीं मिलता था। अब जो एक्सकेवेशन हो रहे हैं, जो प्रमाण मिल रहे हैं, उसके हिसाब से लोथल में, कालीबंगा में चावल के प्रमाण मिल रहे हैं, अग्निवेदिका मिल रही है। अब तो घोड़े के भी प्रमाण मिल चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो एक एकता का सूत्र मिलते जा रहा है। हो सकता है कि आगे और भी रिसर्च हो, आगे भी खुदाई हो, कुछ ऐसे प्रमाण मिल जाएं जिससे यह साबित हो जाए कि भारत ही आर्यों का मूल देश है, यूरोप या सेंट्रल एशिया नहीं है। और जो एक ये यूरोसेंट्रिक अप्रोच है कि यूरोप ही हर चीज की जननी है, हर चीज वहीं से आया, यहाँ तक कि पहले तो हड़प्पन्स को भी ये माना गया कि जो हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई वो बाहर के लोगों ने ही किया, मेसोपोटामिया और सिमोरिया के लोगों ने किया। बाद में आर्यों को बाहर का बता दिया गया। तो मैं भी जो ये एक मीथ है और ये जो एक आरोपित करने की परंपरा है उसका पुख्ता जवाब मिल जाए, तो इस संदर्भ में अभी भी रिसर्च हो रहे हैं। इसलिए पुख्ता रूप से अभी कुछ भी कहना कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, थोड़ी जल्दबाजी होगी। अभी और कुछ रिसर्च
को देखने की जरूरत है। लेकिन अब ये जरूर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रमाण मिलने लगे हैं जिसके आधार पर ये लगने लगा है कि भारत ही आर्यों का मूल निवास स्थान था। हमारे भारतीय आर्य जो हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो फिलहाल हम और भी रिसर्चेस का इंतजार कर रहे हैं। कुछ और भी इसमें पुख्ता सबूत आया तो मैं फिर से उसको लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।